नमस्कार। आज हम सीधे उतर रहे हैं 19वीं सदी के भारत में। जी। एक ऐसा दौर जब हमारा समाज गहरे बदलावों से गुजर रहा था। बिल्कुल। 19वीं सदी की शुरुआत में देखें तो भारतीय समाज कई मायनों में जकड़ा हुआ था। जकड़ा हुआ मतलब किस तरह से? मतलब धार्मिक कर्मकांड बहुत थे, अंधविश्वास था, सती प्रथा, बाल विवाह, जातिगत भेदभाव, ये सब कुरीतियां समाज में बहुत गहरी पैठ बना चुकी थीं। महिलाओं की स्थिति तो खासकर काफी चिंताजनक बताई जाती। बहुत ज्यादा। और शिक्षा का भी अभाव था। तो ये वो जमीन थी, कह सकते हैं, जिस पर सुधार के बीज पनपे। अच्छा, और इन बीजों को खाद पानी कहाँ से मिला? क्या सिर्फ अंदरूनी बेचैनी थी या कोई बाहरी असर भी था? देखिए, दोनों ही बातें थीं। एक तरफ तो ब्रिटिश राज आया, उनके साथ पश्चिमी शिक्षा आई, नए विचार आए, तर्कवाद, मानवतावाद, स्वतंत्रता, समानता वाले। हाँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले आइडियाज। जी। इसने जो पढ़े लिखे भारतीय थे उनको अपने ही समाज की कुरीतियों पर सवाल उठाने के लिए उकसाया, सोचने पर मजबूर किया। और दूसरी तरफ जब हमारे विद्वानों ने भारत के अपने प्राचीन ग्रंथों को, दर्शन को, इतिहास को खंगाला, हाँ, तो उन्हें अपनी गौरवशाली विरासत का एहसास हुआ। इससे उन्हें ये प्रेरणा मिली कि ये जो मौजूदा सामाजिक बुराइयां हैं, ये हमारे मूल सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। अच्छा, मतलब ये बाद में आई विकृतियां हैं। बिल्कुल, जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सुधार के तरीके भी अलग अलग रहे होंगे। कोई शायद पश्चिम से प्रेरणा ले रहा था, कोई अपनी जड़ों की ओर देख रहा था। हाँ, सही कहा आपने। मोटे तौर पर देखें तो दो धाराएं दिखती हैं। एक थे सुधारवादी, रिफॉर्मिस्ट, जैसे ब्रह्म समाज, जो मौजूदा ढांचे में ही तर्क और आधुनिक मूल्यों के हिसाब से बदलाव चाहते थे। ठीक है। और दूसरी थी पुनरुत्थानवादी, रिवाइवलिस्ट, जैसे आर्य समाज, हाँ, जिनका मानना था कि असली रास्ता तो अपने प्राचीन धर्म ग्रंथों की जो शुद्ध शिक्षाएं हैं उनकी ओर लौटने में है। लेकिन लक्ष्य तो दोनों का एक ही था, समाज को बेहतर बनाना। हाँ, लक्ष्य एक था, पर जरिया अलग था। एक का जोर कह लीजिए विवेक पर था, तो दूसरे का वेदों पर। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं उस शख्सियत से जिन्हें अक्सर आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, राजा राम मोहन रॉय। जी। 1828 में उनका ब्रह्म समाज, पहले ब्रह्म सभा था शायद। हाँ, पहले ब्रह्म सभा, फिर ब्रह्म समाज, ये स्थापित करना एक बहुत बड़ा कदम था। हमारे स्रोतों में इसे भारत का पहला बड़ा बौद्धिक सुधार आंदोलन बताया गया है। ऐसा क्यों? क्या खास था इसमें? खास ये था कि राय ने पहली बार एक संगठित रूप से हिंदू धर्म की उन प्रथाओं को चुनौती दी जिन्हें वो तर्क और नैतिकता के खिलाफ मानते थे। जैसे ब्रह्म समाज ने एक निराकार ईश्वर की उपासना पर जोर दिया। मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, कर्मकांड, पुरोहितों का जो वर्चस्व था उसका कड़ा विरोध किया। अच्छा। उनका आधार तो थे उपनिषद और वेद, लेकिन उनकी व्याख्या वो तर्क के आधार पर करते थे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सती प्रथा जैसी अमानवीय कुरीति के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया। हाँ, ये तो बहुत बड़ा काम था उनका। और उसी के कारण 1829 में इसे गैर कानूनी भी घोषित किया गया। लेकिन ये सब इतना आसान तो नहीं रहा होगा। जाहिर है जो परंपरावादी थे उन्होंने विरोध तो किया होगा। अरे बिल्कुल किया। कलकत्ता के जो रूढ़िवादी हिंदू थे, राधाकांत देव के नेतृत्व में उन्होंने धर्म सभा बनाई। अच्छा, उनके विरोध में? जी। दिलचस्प बात यह है कि धर्म सभा पश्चिमी शिक्षा के तो पक्ष में थी, हाँ, लेकिन सती प्रथा जैसी सामाजिक धार्मिक परंपराओं को बनाए रखना चाहती थी। अच्छा, ये तो विरोधाभास लगता है ना? ये दिखाता है कि सुधार का विरोध भी कितना जटिल था उस समय। और राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज में भी मतभेद उभरे। हाँ, विभाजन भी हुआ शायद। जी। देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज बना और केशव चंद्र सेन ने भारत का ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। केशव चंद्र सेन के विचार ज्यादा उग्र थे। किस तरह के? वो अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक थे। तो ब्रह्म समाज ने बंगाल में एक तरह की बौद्धिक हलचल पैदा कर दी। क्या ऐसी ही कोशिशें देश के दूसरे हिस्सों में भी हो रही थीं? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का जिक्र आता है हमारे नोट्स में। हाँ, बिल्कुल। 1867 में बॉम्बे में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। इसमें महादेव गोविंद रानाडे, मतलब एमजी रानाडे, और आरजी भंडारकर जैसे बड़े लोग शामिल थे। तो ये ब्रह्म समाज जैसा ही था या कुछ अलग था? देखिए, प्रेरणा तो ब्रह्म समाज से ली थी, पर ये थोड़ा अलग था। इसने भी एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधार पर जोर दिया। क्या क्या मुद्दे देंगे?
वही जाति प्रथा का विरोध, महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और लड़के लड़कियों दोनों के लिए शादी की उम्र बढ़ाना। अच्छा। रानाडे का मानना था कि सामाजिक और धार्मिक सुधार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं कर सकते। हाँ, ये बात तो सही लगती है। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह संघ और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में भी बहुत अहम भूमिका निभाई। प्रार्थना समाज थोड़ा महाराष्ट्र की जमीनी हकीकत से ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस होता है। ठीक है, तो ये तो हुए सुधारवादी आंदोलन। अब जरा उस दूसरी धारा की बात करते हैं जो जड़ों की ओर लौटने की बात कर रही थी, पुनरुत्थानवादी। जी। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज का। 1875 में स्थापना हुई और इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। ये ब्रह्म समाज से कैसे अलग था? बहुत मायनों में। देखिए, जहां ब्रह्म समाज कुछ हद तक पश्चिमी विचारों से भी प्रभावित था और उपनिषदों पर ज्यादा जोर देता था, हाँ। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों को ही एकमात्र, संपूर्ण और अचूक सत्य माना, फाइनल अथॉरिटी। अच्छा, सिर्फ वेद? जी। उन्होंने मूर्ति पूजा, अवतारवाद, कर्मकांड, अंधविश्वास और जन पर आधारित जाति व्यवस्था, इन सबको वेदों के विरुद्ध बताकर खारिज कर दिया। और एक और दिलचस्प बात, उन्होंने दावा किया कि आधुनिक विज्ञान की कई खोजें वेदों में पहले से मौजूद हैं। अरे वाह। हाँ, इस दावे ने उस समय जो पश्चिमी विचारों के प्रभाव में अपना आत्मविश्वास खो रहे थे हिंदू, उनमें एक नई ऊर्जा भरी। ये तो समझा जा सकता है। और सामाजिक मुद्दों पर आर्य समाज कितना सक्रिय था? हाँ, बिल्कुल सक्रिय था। महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह का विरोध किया, ये सब उनके एजेंडे में था। लेकिन आर्य समाज का एक शायद विवादास्पद पहलू भी था, शुद्धि आंदोलन। ये क्या था? हाँ, शुद्धि आंदोलन। इसका मकसद था उन हिंदुओं को वापस हिंदू धर्म में लाना जिन्होंने किसी कारणवश इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लिया था। अब देखिए, इसने हिंदुओं में आत्मसम्मान तो बढ़ाया, लेकिन इसने समुदायों के बीच की जो खाई थी उसे भी गहरा किया। खासकर 1920 के दशक में इसने सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने में भी भूमिका निभाई। ये शायद एक अनपेक्षित परिणाम था। समझा। शिक्षा के क्षेत्र में भी आर्य समाज का योगदान बड़ा माना जाता है। डीएवी स्कूल और गुरुकुल, ये दो अलग अलग मॉडल क्यों बनाए उन्होंने? हाँ, ये आर्य समाज के भीतर ही दो अलग दृष्टिकोणों को दिखाता है। दयानंद एंग्लो वैदिक यानी डीएवी स्कूल और कॉलेज जो थे, हाँ, वो आधुनिक पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान को वैदिक मूल्यों के साथ जोड़कर पढ़ाना चाहते थे, एक तरह का फ्यूजन। अच्छा। और गुरुकुल? वहीं गुरुकुल जो थे वो प्राचीन भारतीय आश्रम व्यवस्था की तर्ज पर थे। उनमें पारंपरिक वैदिक शिक्षा पर ज्यादा जोर था। तो ये दिखाता है कि वेदों की ओर लौटो के नारे की व्याख्या भी अलग अलग हो सकती थी। के अलावा क्या कोई ऐसा आंदोलन भी था जो सीधे सीधे निचली जातियों और महिलाओं के हकों की बात कर रहा था? हमारे नोट्स में ज्योतिबा फूले और सत्यशोधक समाज का नाम आता है। हाँ। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है। ज्योतिबा फूले, जो खुद माली यानी पिछड़ी जाति से आते थे, उन्होंने 1873 में पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज मतलब सत्य की खोज करने वाला समाज? जी। इसका सीधा मकसद था ब्राह्मणवादी वर्चस्व और जाति व्यवस्था को चुनौती देना, और जो शूद्र थे मतलब पिछड़ी जातियां और अतिशूद्र यानी दलित और साथ ही महिलाएं, हाँ, उनको उनके मानवाधिकारों के प्रति जागरूक करना, उन्हें शिक्षित करना। उन्होंने किताबें भी लिखी हैं शायद। हाँ, गुलामगिरी का जिक्र है। हाँ, गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म। इन किताबों से उन्होंने बहुत क्रांतिकारी विचार फैलाए। उन्होंने शोषितों को एकजुट करने के लिए राम के बजाय राजा बलि जैसे गैर आर्यन प्रतीकों का इस्तेमाल किया। अच्छा, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। जी। ये आंदोलन सीधे तौर पर सामाजिक बराबरी की लड़ाई लड़ रहा था, निचली जातियों के लिए। हाँ, एक और बहुत बड़ा नाम आता है स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। ये आंदोलन बाकी आंदोलनों से कैसे अलग था? रामकृष्ण परमहंस तो एक संत थे, एक रहस्यवादी। उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। यतो मत ततो पथ, मतलब जितने मत उतने रास्ते। हाँ, सुना है। और उनका एक और मूल मंत्र था, नर सेवा ही नारायण सेवा, यानी मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। अच्छा। उनके जो सबसे प्रसिद्ध शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और ये मिशन क्या करता था? ये मिशन वेदांत दर्शन के प्रचार के साथ साथ व्यवहारिक सेवा कार्यों पर बहुत केंद्रित था। स्कूल, अस्पताल, अनाथालय खोलना, अकाल बाढ़ पीड़ितों की मदद करना। मतलब सिर्फ दर्शन नहीं,
काम भी। बिल्कुल। विवेकानंद ने 1893 में शिकागो धर्म संसद में हिंदू धर्म की एक बहुत ही मानवतावादी और सहिष्णु छवि पेश की। इससे पश्चिम में भारत का मान बहुत बढ़ा। हाँ, वो भाषण तो बहुत प्रसिद्ध है। जी, उन्होंने आध्यात्मिकता को सामाजिक कर्म से जोड़ा। ये उस समय एक नई बात थी। उन्होंने कहा भी कि भूखे पेट धर्म की बात करना बेमानी है। सही बात है। अच्छा, क्या मुस्लिम समाज में भी इसी तरह की सुधार और पुनरुत्थान की लहरें चल रही थीं? हमारे स्रोतों में अलीगढ़ आंदोलन और देवबंद आंदोलन का जिक्र है। ये क्या थे? हाँ, बिल्कुल, मुस्लिम समाज में भी सुधार की जरूरत महसूस की जा रही थी। सर सैयद अहमद खान का जो अलीगढ़ आंदोलन था, वो एक प्रमुख सुधारवादी आंदोलन था। अच्छा। उनका मानना था कि मुसलमानों को अगर तरक्की करनी है तो पश्चिमी शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। हाँ, साथ ही अपनी धार्मिक पहचान भी बनाए रखनी होगी। और इसी मकसद से उन्होंने कॉलेज भी खोला। जी, 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में AMU बना, उसकी स्थापना की। वो चाहते थे कि मुसलमान आधुनिक दुनिया के साथ कदम मिलाकर चले। ठीक है। और देवबंद आंदोलन, ये अलीगढ़ से अलग था। बिल्कुल अलग। देवबंद आंदोलन 1866 एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। इसके नेता थे मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गंगोही। उनका जोर कुरान और हदीस की जो मूल शिक्षाएं हैं, उन पर था। वे पश्चिमी प्रभाव के सख्त आलोचक थे और मुसलमानों में धार्मिक और नैतिक शुद्धता लाना चाहते थे। और अंग्रेजों को लेकर क्या नजरिया था इनका? जहां अलीगढ़ ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग की नीति अपना रहा था, वहीं देवबंद शुरू में ब्रिटिश विरोधी रुख रखता था। तो ये दोनों आंदोलन मुस्लिम समाज के भविष्य को लेकर दो बिल्कुल अलग दृष्टिकोण पेश करते हैं। समझ गया। तो हमने कुछ प्रमुख आंदोलनों की बात की, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, रामकृष्ण मिशन, अलीगढ़, देवबंद। इन सब का मिला जुला असर क्या रहा? क्या ये वाकई समाज को बदलने में कामयाब हुए? देखिए, इनका असर बहुत गहरा था, बहुआयामी था, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ सीधा सीधा बदल गया। हाँ, वो तो होता ही है। सकारात्मक पहलू देखिए तो सती प्रथा खत्म हुई, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली, बाल विवाह पर रोक लगी, महिला शिक्षा को बहुत बढ़ावा मिला। ये तो बड़े बदलाव थे। बिल्कुल। जाति प्रथा की जड़ें हिली, निचली जातियों में एक चेतना जागी, तर्कवाद और वैज्ञानिक सोच को बल मिला। और हाँ, अपने अतीत के गौरव गान ने भारतीयों में एक आत्मविश्वास जगाया, जो आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी बना। कई सुधारक तो सीधे तौर पर आजादी की लड़ाई से भी जुड़े। लेकिन क्या सिर्फ सकारात्मक असर ही हुआ? जैसा कि आपने आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन के बारे में बताया था, कुछ नकारात्मक या कहिए अनपेक्षित परिणाम भी रहे होंगे? हाँ, निश्चित रूप से। एक बड़ी सीमा तो ये थी कि ज्यादातर आंदोलन शहरों और पढ़े लिखे मध्य वर्ग तक ही सीमित रह गए। अच्छा, गांव तक नहीं पहुंच पाए? गांव के आम किसान या मजदूर तक इनकी पहुंच बहुत कम थी। और दूसरा, जैसा आपने कहा, धर्म पर अत्यधिक जोर, खासकर पुनरुत्थानवादी आंदोलनों में। हाँ। वो कभी-कभी समुदायों के बीच दूरियां बढ़ाने का कारण भी बना। जैसे शुद्धि आंदोलन हो या फिर मुस्लिम पहचान पर अलीगढ़ या देवबंद का जोर हो। इसने जाने अनजाने में धार्मिक आधार पर समाज के बंटवारे को हवा दी। और जिसका फायदा शायद बाद में अंग्रेजों ने भी उठाया। बिल्कुल। और जो आगे चलकर सांप्रदायिकता के रूप में और ज्यादा खुलकर सामने आया। ये भी एक पहलू है कि जब हम अतीत का बहुत ज्यादा महिमा मंडन करते हैं तो वो कभी-कभी जरूरी सामाजिक बदलावों में रुकावट भी बन सकता है। हाँ, ये भी हुआ। कभी-कभी हमारी संस्कृति महान है का विचार इतना हावी हो गया कि पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की जो उपयोगी बातें थीं, उनको अपनाने में भी हिचक दिखाई गई। या फिर अतीत की कुछ ऐसी प्रथाओं का भी बचाव किया गया जो आधुनिक मूल्यों के हिसाब से शायद सही नहीं थी। तो ये एक दो-धारी तलवार की तरह था। सही कहा। तो कुल मिलाकर ये 19वीं सदी के जो सुधार आंदोलन थे, ये एक बहुत ही जटिल तस्वीर पेश करते हैं। जी। इन्होंने एक जड़ हो चुके समाज को झकझोरा जरूर, कई जरूरी बदलावों की नींव भी रखी, लेकिन साथ ही कुछ नई चुनौतियां भी खड़ी कर दी। बिल्कुल। ये आंदोलन उस संक्रमण काल के आईने की तरह है, जिसमें भारत अपनी पहचान तलाश रहा था। परंपरा और आधुनिकता के बीच, पूरब और पश्चिम के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। और उन्होंने जो सवाल उठाए थे, वो आज भी कई मायनों में प्रासंगिक है। कैसे? देखिए, सती या बाल विवाह जैसी कुरीतियां भले ही आज मोटे तौर पर खत्म हो गई हों, लेकिन जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता, धार्मिक कट्टरता जैसी चुनौतियां, ये तो आज भी हमारे सामने हैं। हाँ, ये बात तो है।
और यही शायद हमारे श्रोताओं के लिए भी सोचने वाली बात है जी। कि इन सभी सुधारकों ने अपने समय की जो स्थापित मान्यताएं थीं, जो प्रथाएं थीं, उनको चुनौती देने का साहस दिखाया था। बिल्कुल। तो आज के दौर में हमारे अपने समाज में ऐसी कौन सी सोच, आदतें या व्यवस्थाएं हैं जिन पर हमें रुककर सोचने, सवाल करने और शायद बदलने की जरूरत है? इस सवाल पर विचार करना शायद उन महान सुधारकों को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी।